गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की पूर्ण चक्कर के लिए औसत ऊर्जा क्षय तथा शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू को क्या करना, बोलो, प्राप्त करना है। प्रत्यावर्ती, ठीक है। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलता है, अगर हम देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा हमारा ऐसे चलते हैं, ऐसे, है ना। और किसी क्षण माने बहुत छोटे टाइम में, किसी क्षण मतलब बहुत छोटे टाइम में प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि बहने वाली धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम लोग तात्क्षणिक धारा यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब बहुत छोटे समय में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अच्छा, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है, यहां से यहां तक टोटल टाइम लगाता है टी टाइम। इस 0 होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। तो हमको निकालना एक चक्कर पूरा करने में या फिर एक चक्कर पूरा करने के लिए औसत ऊर्जा क्षय की, जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो इसका एवरेज पावर लॉस कितना होगा, और उसी में हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो एवरेज पावर फैक्टर का फॉर्मूला निकल के आता है EV/IV cos फाइव, और जो cos फाइव है, cos फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। cos फाइव को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एवरेज पावर कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक मतलब किसी छोटे समय में प्रवाहित होने वाली धारा। तो तात्क्षणिक धारा कितना है मेरे पास, इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और नहीं भी दोगे तो चलेगा, हटाओ। और दूसरा हम लोग निकालते हैं तात्क्षणिक वोल्टेज। तात्क्षणिक वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो इसको V के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि देखो वोल्ट करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो, इस टर्म को हम V लिखते हैं, यहाँ पर V नॉट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन और यहाँ लिखते हैं ओमेगा टी, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो तात्क्षणिक वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया V बराबर आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी। अब निकालेंगे देखो, जब ये प्रत्यावर्ती धारा यहां से यहां तक, ये मैक्सिमम करंट होगा हमारे, जिसको बोलते हैं आई नॉट। तो किसी छोटे समय में प्रवाहित होने वाली धारा कितना है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसी छोटे टाइम में ये dt समय में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो जब dt समय में आई धारा प्रवाहित हो रहा, उस समय पावर लॉस कितना से होगा, dp से पावर लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा, कितना से पावर लॉस होगा, बोलो dp से। तो अल्प समय में, उसी अल्प समय में होने वाली ऊर्जा क्षय, तो ऊर्जा क्षय को हम लोग लिखते हैं P डैश। P डैश का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो P डैश मान लेते हैं, P डैश मतलब अल्प समय। ध्यान रखना कि dt समय में होने वाली ऊर्जा क्षय, तो dt समय में होने वाला ऊर्जा क्षय कितना है, P डैश। P डैश इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट, जो कि हम लोग जानते हैं वोल्टेज और इंटू करंट। अब यह फॉर्मूला में पुट करेंगे, P डैश इक्वल टू V के जगह ये वाला टर्म V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक बात और कि वोल्टेज मान लो, यहाँ का जो करंट और वोल्टेज के बीच का मान लो जो कला अंतर है वो फाई। हम लोग को पता है ना कि अल्टरनेटिंग करंट में होता क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ कोण होता है, मतलब कुछ कोण आगे पीछे से चलता है। तो इसका कला अंतर मान लो फाई, ठीक है। कला अंतर कितना है, बोलो फाई। फाई को जो बोलते हैं यहाँ को बोला जाता है कला अंतर, कला अंतर, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। करो तो V की जगह लिख दिए V नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन की जगह लिखेंगे यहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको एक साथ लिखते हैं, P डैश इक्वल टू V नॉट आई नॉट, यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस ओमेगा टी इंटू, देखो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव पढ़ा ना, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस कॉस बी, है ना, प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह का फॉर्मूला होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस, ठीक है, कॉस ओमेगा टी
इंटू साइन फाइव, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, अब चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट कर दे मल्टीप्लाई, तो करो फटाफट फटाफट मल्टी। तो पीडीएस इक्वल टू क्या होगा, पीडीएस इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा, देखो ध्यान से देखना, इस जगह पे होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव, ये वैल्यू निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, बस ये टर्म को सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, पीडीएस इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, और प्लस इस जगह पे लिखोगे तो होगा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है, और यहाँ होगा साइन 5, ये टर्म निकल गया है। बस इतना कैलकुलेशन यहाँ तक करना। अब क्या करेंगे, देखो ये क्या निकला, dt समय में, कितना समय, dt मतलब बहुत छोटे से टाइम में होने वाली ऊर्जा है। तो हम निकालेंगे प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर पूरा करने के लिए औसत ऊर्जा है। तो औसत ऊर्जा है जब इसका निकालेंगे पूर्ण चक्कर के लिए, यानी कि 0 से लेकर t टाइम के लिए, तो इस टर्म का क्या कर देंगे बोलो, इंटीग्रेशन। बस इतना ही थोड़ा सा लॉजिक था, इसको क्या कर देंगे बोलो, इंटीग्रेशन। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे, यहां मिटा दे पूरा, लास्ट में लिखेंगे अतः पूर्ण चक्कर के लिए औसत ऊर्जा है, अतः पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए औसत ऊर्जा है, पूरा लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, औसत ऊर्जा क्षय। तो पूर्ण चक्र के लिए जब औसत ऊर्जा क्षय निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेटिंग कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पी एवरेज बराबर, अच्छा औसत ऊर्जा से जब भी निकालते होता है कुल पावर और बटा कुल समय, मतलब कुल शक्ति, कुल शक्ति बटा कुल समय, ये टर्म। तो कैसे करोगे, कुल शक्ति मतलब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके t टाइम के लिए, किसका, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, यानी कि p डैश और इंटू dt का, और बाई कुल समय कितना है बोलो t, बस ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। बस ये इंटीग्रेशन कर लोगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए कहा कैसे किया हम लोग, पहले वोल्टेज का फॉर्मूला लिखें और पहले करंट का फॉर्मूला लिखें, फुल वोल्टेज का। बोले कि जो करंट का फॉर्मूला है वो वोल्टेज से फाई एंगल आगे चल रहा है। फाई क्या था, कलांतर, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच का कुछ ना कुछ कलांतर होता है। उसके बाद हम लोग अल शक्ति निकाले और छोटे समय का पावर निकाले, dt समय का, और जब कुल शक्ति निकालना होता है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटे से शक्ति का क्या कर देंगे बोलो, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कुल शक्ति निकल जाएगा, मतलब 0 से लेके t, मतलब कुल शक्ति बटा कुल समय। तो कुल शक्ति 0 से लेके t टाइप का जो dp था, जिसको पीडेस बोल रहे थे, ये इसी टर्म को हम लोग क्या बोल रहे थे बोलो, पीडेस। तो पीडेस क्या था, बहुत ही अल्प समय का क्या था बोलो, शक्ति था। dt समय का शक्ति अगर पीडेस है तो 0 से लेके t समय का शक्ति कितना होगा, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, 0 से लेके t p डैश इंटू dt का। तो ये निकल जाएगा प्रतिवर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर का क्या निकल जाएगा बोलो, औसत शक्ति। अब इस टर्म को हमको इंटीग्रेशन करना है, तो करो। तो यहाँ लिखते हैं पी एवरेज बराबर यहाँ 1/t और यहाँ इंटीग्रेशन 0 से लेके t, और p डैश की जगह ये वाला टर्म, मतलब v नॉट आई नॉट, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, और प्लस ये 1/2 साइन है ना, 1/2 और यहाँ साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5, ठीक है, और इंटू यहाँ पर आएगा dt। बस इसको अलग अलग हमको इंटीग्रेटिंग करना है, 2 बार में स्टेप में इंटीग्रेटिंग होगा। तो इंटीग्रेटिंग करते हैं, चलो। थोड़ा रुक जाओ, ठीक है ना। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालते हैं। तो एवरेज पावर निकालने के लिए यहाँ क्या करोगे, वी नॉट आई नॉट और बाई यहाँ टी हो जाएगा,
अब इधर वाला देखो, इसको इसके साथ इंटीग्रेशन, इसको इसके साथ इंटीग्रेटिंग, तो क्या करोगे ध्यान से देखना। इसका करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके t, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 और प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके t और साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 और इंटू डी टी तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ भी आएगा डी टी वाला टर्म और यहाँ भी आएगा डी टी वाला टर्म, जो कि ध्यान देना है ऐसे। अब देखो इसको पूरा बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। अब आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको दो भाग में हम तोड़ देते हैं, कैलकुलेशन है भाई, यहाँ पर तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला। तो वी एवरेज मतलब पावर एवरेज, पी एवरेज बराबर वी नॉट आई नॉट बाई टी, इस पूरे टर्म को हम I1 मान ले रहे हैं और इस पूरे टर्म को हम I2 मान रहे हैं, यहां से यहां तक हम I1 और ये वाला टर्म को हम क्या मान रहे हैं I2। अब एक बार I1 और I2 को पुट करेंगे और इस इक्वेशन में आके सेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, मतलब यहाँ पर I1 I2 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए और इसका भी इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, खैर देखते हैं, है ना, इसका हम लोग करेंगे। तो हम इस बार सब कुछ मिटाएंगे, अब ये ग्राफ तो मिटा ही देंगे क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। कोशिश करते हैं यहाँ पर साइड में निकालने का एक एक करके क्योंकि हमको ये टर्म चाहिए ही चाहिए, ये टर्म है ना। तो एक बार हम फर्स्ट वाला का सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे I1 को कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके t, साइन स्क्वायर कॉस 5 को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से, अच्छा लिख लेते हैं एक बार, तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू डी टी, और जो कि कॉस 5 को हमको बाहर निकालना है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कॉस 5 को हम बाहर निकाल दिए। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, एक बार लिख दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके t, इसका फॉर्मूला होता है बाबू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, जो कि याद रखना है, ये टर्म होता है, नहीं 2 ओमेगा नहीं 2 होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इंटू क्या हो गया बोलो dt, बस सॉल्व करो। अब यहाँ I1 बराबर हो गया cos 5, 2 भी बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ t आएगा 0 से लेके t माइनस, इसका करोगे तो cos का साइन होता है, तो हो गया यहाँ लिख देते हैं साइन इंटीग्रेशन कर रहा है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और ये भी 0 से लेकर कहां तक बोलो t तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I1 बराबर कितना आएगा यहाँ cos 5 बाई 2, और इसका करोगे तो t आएगा, तो t माइनस 0 और ये वाला टर्म, और इधर वाला क्या करोगे माइनस, इसका जगह देखो यहाँ t पुट करोगे 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो आएगा 4 पाई का वैल्यू 0 और फिर 0, मतलब यहाँ आएगा 0 इंटू 0, ये पूरा टर्म खत्म। तो I1 का वैल्यू मेरे पास आया cos 5 बाई 2 इंटू टी, ये वाला टर्म आया हमारा I1 की जगह। तो I1 के जगह हम ये टर्म लिख देते हैं, तो पावर एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई टी, और इस जगह पे I1 के जगह मेरे पास जो वैल्यू आया वो चीज हम लिखते हैं यहाँ पर cos 5 बाई 2 और इंटू टी प्लस। अब हमको I2 सॉल्व करना है, ठीक है, I1 का कहानी खत्म हो गया। अब हमको करना है I2 को, तो यहां पर इसको मिटाते हैं, बस दिखेगा अच्छा इसलिए बता रहे हैं, है ना। देखो यहाँ अब क्या करेंगे I2 को सॉल्व करते हैं, तो I2 क्या है हमारे पास, तो I2 है मेरे पास ये साइन 5 फिर बाहर हो जाएगा, ये वाला टर्म है ना, तो 1/2 रहेगा, यहाँ होगा साइन 5/2 और इंटीग्रेशन 0 से लेके t, और यहाँ साइन 2 ओमेगा टी और इंटू डी, ये तो और आसान है यार। तो यहाँ करो I2 इक्वल टू साइन 5/2, और इसका करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, मतलब 1 माइनस नहीं सॉरी कॉस होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा और बाई 2 ओमेगा, ये टर्म आएगा। 2 ओमेगा बाहर कर दो
तो यहाँ बराबर हो गया साइन 5/2 टू 4 हो जाएगा 4 ओमेगा। छोड़ो, यहाँ से कोई मतलब भी नहीं हमको। इसका करते हैं कहां से कहां तक, 0 से लेके टी तक। तो इस टर्म को जैसे ही करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा वैल्यू, याद रखना, दिखाते हैं बताते हैं। इसको करोगे तो माइनस कॉस 2 और ओमेगा की जगह 2 पाई/टी और ऊपर से पुट करेंगे तो टी, और माइनस माइनस ये टर्म प्लस होगा और फिर 0 पुट होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये टी से ये टी खत्म, आया 4 पाई। तो पाई का वैल्यू होता है तो I2 इक्वल टू साइन 5/4 ओमेगा, और ये वाला टर्म -4 पाई आ रहा है। पाई का वैल्यू -1, तो 4 पाई का वैल्यू भी -1 आएगा, तो -1 आएगा, यानी कि ठीक है ना, ये वाला टर्म 1 आ जाएगा और ये वाला टर्म +1 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो देखो ना, ऐसे समझो, cos पाई 4 पाई है, 4 पाई यानी कि 0 डिग्री, 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो माइनस तो 1 -1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, दोनों कट के ये टर्म 0 हो गया। तो I2 बराबर हो गया साइन 5/4 ओमेगा, और ये टर्म हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, 0। तो ये वाला टर्म आ गया 0। शॉर्ट में करने के लिए याद भी रख सकते हो I1 और I2 का वैल्यू, डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में मेरे पास जो आया, अतः हैंस में इतना कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, इसीलिए है ना, पावर एवरेज इक्वल टू V0I0/T, और ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 5/2 और इंटू टी, टी से टी खत्म क्योंकि वो टर्म तो 0 था। तो फाइनली P एवरेज, औसत शक्ति जिसको बोल रहे थे, तो हो गया I0/√2 लिख सकते हैं, V0/√2 लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं I0/√2 और इंटू cos 5। ठीक है, अब देखो याद आ रहा होगा इसको, ये हमारा आरएमएस वैल्यू था, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि वर्चुअल करंट। तो यहां याद दिला देते हैं, तो IV बराबर होता था I0/√2 और EV बराबर होता था E0/√2, E0/√2 यानी कि V0/√2। ठीक है, तो इस जगह पे हो गया औसत शक्ति, यानी कि P एवरेज इक्वल टू आ गया EV IV cos 5। प्रूफ हो गया। और जहां cos 5 को पावर फैक्टर कहा जाता है, जहां cos 5 को पावर फैक्टर कहा जाता है, इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ cos 5 का वैल्यू निकाले तो cos 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, cos 5 इक्वल टू होगा P एवरेज और बट्टा EV/IV। बात समझ में, मतलब यहाँ आ गया औसत शक्ति बटा आभासी शक्ति। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, औसत शक्ति और बटा क्या होगा, आभासी शक्ति, यानी कि लिख सकते हैं औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमारा यहां से आ गया, याद रखना, ये पावर फैक्टर होता है। अब पावर फैक्टर हम लोग निकाले भी थी, अगर याद आ रहा है तो 3 केस में, कॉइल के लिए, मतलब इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। याद आ रहा है सब, ठीक है। तो औसत शक्ति का फॉर्मूला ये आ गया, इसको थोड़ा और भी तोड़ फोड़ सकते हैं हम लोग, दिखाते हैं अभी। ये तो मेरा फॉर्मूला आ गया फाइनल। अब देखो यहाँ, तो यहाँ पे ना cos 5 की जगह हम लोग और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे ये पावर का फॉर्मूला होता है VI, मतलब पावर का फॉर्मूला VI होता है, और इस जगह पे EV/IV को क्या बोलेंगे, EV/I को बोलेंगे Z। अगर याद आ रहा हो तो इसको Z बोलते हैं। Z मतलब वर्चुअल वोल्टेज इंटू वर्चुअल करंट मिलके बनेगा Z, ये बनेगा Z कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना वोल्टेज इंटू करंट, तो यहाँ भी तो इम्पीडेंस भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट का रेजिस्टेंस होता है Z, और ऊपर वाला को बोलते हैं R बटा Z। तो ऊपर वाला को R बोलेंगे, नीचे वाला को क्या बोलेंगे Z। तो cos 5 का एक और फॉर्मूला बनेगा R बटा,
और जेड का फॉर्मूला क्या होता है याद है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ टर्म आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो कि पावर फैक्टर का वैल्यू होता है, याद रखना। ठीक है, इस जगह पे चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल माइनस 1 बाई ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर। तो ये टर्म में लिख सकते हो। और जब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाता है, याद करो, जब एक्सएल और एक्सी केसेस याद है ना, जब एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाएगा बोलो, बराबर हो जाएगा, तो उस केस में पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आता है। पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा मतलब मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है केस 1 में, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस जुड़ा हो सिर्फ। तो अगर हम देखें तो फटाफट बता देते हैं। तो यहां से हम लोग पावर फैक्टर निकालते जाते हैं। देखो फटाफट, केस 1 में अगर ओनली क्या हो, क्वाइल हो, ओनली क्वाइल हो, केवल कुंडली हो, केवल कुंडली वाले केस में यदि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ा हो, तो कुंडली जुड़ा हो तो कुंडली के लिए जो फेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो था 0 डिग्री था, सॉरी 90 डिग्री था। तो 90 डिग्री था, तो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर फाई का वैल्यू मतलब cos फाई, फाई की जगह cos फाई की जगह हम लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री, और cos 90 वैल्यू होता है 0। तो पावर फैक्टर का वैल्यू यहाँ 0 आ रहा है। तो एवरेज पावर जो होता है क्वाइल के लिए वो होता है 0 होता है इस केस में। तो इस केस में कोई पावर लॉस नहीं होगा। अगर ऐसे सर्किट में एक कैपेसिटर, एक क्वाइल कंटेंट कर रहा हो, या फिर एक कैपेसिटर भी कंटेंट करेगा, जैसे केस 2 में हम बताएंगे। अगर यहाँ पर ओनली कैपेसिटर हो, कैपेसिटर मतलब संचक हो, अगर संचक जुड़ा हो केवल, तो संचक जुड़ा हो तब भी फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू 90 डिग्री हो। वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू अगेन 0 आया, तो एवरेज पावर का वैल्यू फिर से क्या आएगा बोलो, 0 आएगा। तो इसमें भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होता इस केस में भी। लेकिन जो थर्ड केस था हमारा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था, रेजिस्टेंस वाला। अगर ओनली क्या जुड़ा हो बोलो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब केवल प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध। तो इस केस में जो है फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, और फेज डिफरेंस 0 होगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, मतलब पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा। और पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा तो एवरेज पावर जो होता है वो मैक्सिमम होगा PV/IV, मतलब मैक्सिमम पावर लॉस होगा इस केस में, याद रखना। इस केस में क्या होगा बोलो, मैक्सिमम पावर लॉस होगा। तो अगर एलसीआर सर्किट में क्वाइल और कैपेसिटर जुड़ा हो तो इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसलिए ये दोनों सर्किट को हम लोग वाटलेस सर्किट बोलते हैं। वाटलेस सर्किट, वाटहीन परिपथ, पहले बताएं, वाटहीन, वाटहीन परिपथ कहा जाता है। कौन सा परिपथ बोलेंगे, वाटहीन परिपथ। लेकिन इसको वाटहीन परिपथ नहीं बोलते क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत ज्यादा होता है। यहाँ ऊर्जा का ह्रास बहुत ज्यादा, ऊर्जा क्षय बहुत ज्यादा होता है, ऊर्जा क्षय बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट से एक आता है चोक क्वाइल। चोक क्वाइल क्या होता है ध्यान समझते हैं, थोड़ा सा हम बता ही देते हैं चोक क्वाइल के बारे में, ज्यादा कुछ विशेष नहीं, मिटा देते हैं इसको। पूरा कहानी समझ में आया, किसमें एनर्जी लॉस होगा किसमें नहीं होगा। अब देखो देखो चोक क्वाइल, इसको हिंदी से चोक कुंडली बोलते हैं। चोक कुंडली क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार की कुंडली होता है जिसका प्रेरक तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, हम लिख भी देंगे, टेंशन नहीं लेना। सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा। इंपीडेंस को क्या बोलते हैं बोलो, प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं 100 प्रेरक। तो 100 प्रेरक का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, एल का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। इंपीडेंस जेड का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है इसके लिए। अच्छा, इसके लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, इसको इंपीडेंस को यहाँ हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं, और एक्सएल इक्वल होता है 2 पाई न्यू इंटू एल।
तो एल ज्यादा तो एक्सएल ज्यादा होगा। तो चोक कुंडली क्या होता है? चोक कुंडली एक विशेष प्रकार की कुंडली होता है जिसका स्वप्रेरक बहुत ज्यादा होता है, प्रतिबाधा बहुत ज्यादा होता है, परंतु प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू यानी कि आर का वैल्यू, आर का वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण परिपथ से बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। तो चोक कुंडली क्या है? ध्यान सुनो, चोक कुंडली एक विशेष प्रकार की कुंडली होती है जिसका स्वप्रेरक का मान बहुत ज्यादा होता है, प्रतिबाधा का मान बहुत ज्यादा होता है, परंतु प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण, है ना, जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। तो चोक कुंडली एक ऐसा कुंडली है जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है? प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है, यानी कि कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करेगा। तो कंट्रोलिंग कौन करता है? चोक कॉइल। फिर से बोल रहे हैं, देखो, चोक कॉइल का एक विशेष प्रकार की कुंडली होती है जिसका स्वप्रेरक तथा प्रतिबाधा का मान बहुत ज्यादा होता है, परंतु प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। जो प्रत्यावर्ती धारा को क्या करती है बोलो? नियंत्रित करती है। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज बहुत ज्यादा है, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा, और बिना ऊर्जा क्षय का, ध्यान रखना, बिना ऊर्जा क्षय का धारा को क्या करती है बोलो? नियंत्रित। बिना ऊर्जा क्षय का, ये बात नहीं, बिना ऊर्जा क्षय का, बिना ऊर्जा क्षय का क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। अगर मान लो कोई सर्किट है और किसी सर्किट में मान लो बल्ब जोड़ दिए, सपोज दैट यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिए ऐसे। अब मान लो ये बल्ब 110 वोल्ट पर चल रहा है, सपोज करो, क्योंकि एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस, बल्ब में तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस होगा। अब मान लो 110 वोल्ट पर ये जल रहा है, तो इसको 110 वोल्ट, अब मान लो ये 220 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये मान लो ये 110 वोल्ट झेल सकता है, सपोज करो। तो यहाँ क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस को लगा देंगे, ताकि इससे जो पास होने वाला करंट को ड्रॉप कर दे, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और इसको एक सूटेबल वोल्टेज मिल जाएगा, जिसके कारण बल्ब चलेगा। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जी लॉस करेगा। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर इस बल्ब को वोल्टेज भी कम मिल जाए और हमको एनर्जी भी लॉस ना हो। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक कॉइल लगाना पड़ेगा। जैसे ही कॉइल लगा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। प्रतिबाधा जो एसी सर्किट को कंट्रोल करता है, जो एसी करंट को कंट्रोल करता है, तो करंट को, इससे पास होने वाले करंट को कंट्रोल भी कर देगा। रेजिस्टेंस कम है तो एनर्जी भी लॉस कम करेगा, और यहाँ पर एक सूटेबल वोल्टेज भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। आ रहा बात समझ में? तो ये फायदा होता है चोक कॉइल का, और इसी कॉइल का नाम होता है चोक कॉइल, जो क्या करता है? जो इसी सर्किट में करंट को कंट्रोल भी कर लेता है, इस सर्किट में करंट को कंट्रोल भी कर लेता है, और एनर्जी का ह्रास भी नहीं होता, एनर्जी लॉस भी नहीं होता। ये था चोक कॉइल का कहानी। एक बार आज बता, चोक कॉइल क्या है? चोक कॉइल एक विशेष प्रकार की कुंडली होता है जिसका स्वप्रेरक का मान बहुत ज्यादा, प्रतिबाधा का मान बहुत ज्यादा, परंतु प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, और बिना ऊर्जा क्षय के प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करता है। बिना ऊर्जा क्षय का प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है बोलो? नियंत्रित करता है। तो ये पूरा कहानी था एवरेज पावर लॉस इन अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट वन साइकिल। तो ये कंप्लीट वन साइकिल की एवरेज पावर का फॉर्मूला था, याद रखना। पावर का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, एवरेज पावर इक्वल टू EV/IV cos phi, जो कि याद रखना चाहिए, यू शुड मेमोराइज इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एग्जाम में आता तो 5 मार्क्स में आता है, सो डोंट वेस्ट द टाइम, डू प्रैक्टिस।